जियो इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट ऑफ लैंड प्रॉपर्टी दिख रही है। ठीक ये देखो चार्ट है, बहुत अच्छा चार्ट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मिलेगा नहीं और तुम आराम से क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे कि जियो इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होंगे, जो हमारे अर्थ सरफेस पे मिल रहे हैं। क्या क्या ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट को हम टेरेन क्लासिफाई करेंगे तो अर्थ है, पूरा अर्थ है, और डिफरेंट टाइप के टेरेन जो होंगे। स्टेटा क्लास में क्या होगा, ओवरबर्डन। अच्छा, ओवरबर्डन समझते हो, ओवरबर्डन स्टेटा और इंटरडिप ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमें कोई काम करना है और ये हमारा क्या है, ये मान लो कोई एक रॉक स्ट्रेटा है। ठीक है, और जो ये रेड कलर वाली लेयर है, ये इसमें आपको इकोनॉमिक मिनरल मिल रहा होगा, इसके हमें माइनिंग करनी होगी या इसके थ्रू हमें टनल ले जानी है, मतलब ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है रेड वाला। ठीक है, तो रेड वाले के ऊपर जितना होगा ये पूरा क्या कहलाएगा, ओवरबर्डन। ठीक है, इंटरलेयर डिप ऑफसेट तब कहेंगे जब पर्टिकुलर ये जो स्ट्रेटा है, जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो पर्टिकुलर स्ट्रेटा वो डिपिंग कर रहा हो और उसकी डिप आगे चल के ऑफसेट हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरलेयर ऑफसेट। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा लेयर सीधी होगी, ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्टिकुलर लेयर है, जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या हो, आगे चल के ऐसे गया हो फिर ऐसे मुड़ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो वहां पे कोई फोल्ड हो, है ना। हमेशा ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि हमेशा स्ट्रेट होगा, बिल्कुल सीधा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि थिकनेस का वेरिएशन, यहाँ पे थिकनेस ज्यादा हो और आगे चल के थिकनेस कम हो जाए, टैपरिंग होती जाए। ये सब कब होगा, जब जैसे तुम लोगों ने स्ट्रेटिग्राफी के लॉस में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ लेटरल कॉन्टिन्यूटी। सर स्ट्रेटिग्राफी के लॉ में पढ़ा है ये, लॉ ऑफ लेटरल कॉन्टिन्यूटी। तो जैसे मान लो ये बाउंड्री है, इस साइड लैंड है, इस साइड ओशन। ठीक है, तो होता क्या है अक्सर, यहाँ से सेडिमेंट्स आएंगे, लैंड से रिवर्स आएंगे जो ओशन में जाएंगे, तो रिवर भी जाते जाते उसके थ्रू सेडिमेंट्स भी जाएंगे। तो ओशन में एक्चुअली होता क्या है, अगर डेप्थ वाइज बात की जाए, मान लो ऐसा कोई ओशन, ये ओशन ऐसे जा रहा है, इस साइड लैंड है और ये ओशन है, तो होगा क्या, दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, सेडिमेंट्स आए, तो जो कोर्स ग्रेन होगा वो यहीं पे आ जाएगा, उससे फाइन यहाँ जाएगा, सबसे फाइन यहाँ जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे थिकनेस ज्यादा होगी, आगे जाते जाते थिकनेस कम होती जाएगी। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जब प्लास्टिक सेडिमेंट्स आएंगे उसकी बात कर रहा हूँ। बेसिकली जहाँ पे नियर द शोर लाइन समझते हो, शोर लाइन समझते हो या नहीं। सर शोर लाइन जहाँ पे सर वाटर बॉडी और लैंड मास मीट कर रहा हो। ओशन और लैंड, ठीक है, हाँ तभी हाँ। शोर लाइन रिवर की नहीं है, नहीं होती है। जी। तो तुम्हें ओशन जरूर बोलना पड़ेगा, वाटर और लैंड तो रिवर के पास भी मिल रहा है, कोई एक स्मॉल पॉन्ड होगा वहां पे भी मिल रहा है ना। जी सर। जी सर। ओशन या सी के भी शोर लाइंस होती है। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे ओशन या सी और लैंड, ये जहाँ पे या मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओशन, ठीक है, जिसके बाद ओशन खत्म है, तो वो क्या हो गया, बेसिकली शोर लाइन। तो शोर लाइन के नियर इसके साथ जाते जाते यहाँ पे थिकनेस ज्यादा होगी, धीरे धीरे क्या होगी, थिकनेस कम होती जाएगी। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट मत लगाना, क्या कॉन्सेप्ट ना लगाना, मैं पढ़ देता हूँ। लॉ ऑफ जो लेटरल कॉन्टिन्यूटी है, इसमें एक कॉन्सेप्ट कभी मत लगाना कि जैसे मान लो ये ओशन है, तो पहली लेयर यहाँ पे आएगी, दूसरी यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कटोरा नहीं भर रहा है। ठीक है, क्योंकि सेडिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं और इतना स्मूथ नहीं होता है ओशन सरफेस, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत लगाना। लॉ ऑफ लेटरल कॉन्टिन्यूटी कहता क्या है कि जिस साइड से सेडिमेंट सप्लाई हो रही, वहां पे सेडिमेंट का थिकनेस ज्यादा होगी,
और धीरे धीरे ओशन बॉड की थिकनेस क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, टेपर्ड होते जाएंगे। ये कहता है लॉ ऑफ लेटरल कंपोजिशन। तो अगर इस टाइप का कोई स्ट्रेटा है तो उसमें क्या होगा, थिकनेस में वेरिएशन देखने को मिलेगा। और जितने भी स्ट्रेटा हैं जो सिमेट्री के थ्रू फॉर्म हुए हैं उन सब में हमें थिकनेस का वेरिएशन देखने को मिलता है। बस होता क्या है, जैसे मान लो जहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, जैसे मान लो कोई स्ट्रेटा है ऐसे जाके टेपर हुआ हो, और जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो कैसा देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ इतनी जगह का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं तो हमें लगेगा कि इसमें टैपरिंग नहीं, क्रॉस सेक्शन कभी देखते भी हो फील्ड पे जाकर के तो वहाँ टैपरिंग बहुत जल्दी एनालाइज नहीं कर पाओगे। पर जब उस पर्टिकुलर लेयर की स्टैटिग्राफिकल मैपिंग करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर स्ट्रेटा आगे जाके अब पतला हो रहा है या थिकनेस ज्यादा हो रही है। जब से इस साइड मूव करोगे तो थिकनेस कम होती जाएगी, इस साइड मूव करोगे तो थिकनेस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी स्ट्रेटा क्लास में। तो स्ट्रेटा क्लास में ओवरबर्डन, बेसिकली ये उस पर्टिकुलर जो तुम्हारा स्ट्रेटा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर जितना भी जो रॉक या अर्थ मटेरियल है वो पूरा पूरा क्या कहलाएगा, ओवरबर्डन, ये पर्टिकुलर स्ट्रेटा। और अगर इस स्ट्रेटा में डिपिंग है या और स्ट्रक्चरल चेंजेस तो इंटरलेयर डिफॉर्म। फॉल्ट क्लास ये तुम्हें पता है ऑलरेडी, फॉल्ट सिंगल फॉल्ट हो सकता है, टू क्रॉस फॉल्ट, फॉल्ट नेटवर्क बोलते हैं जब काफी सारे फॉल्ट एक जगह मिलते हैं। समझ लो, फॉल्ट का एक नेटवर्क, सिंगल फॉल्ट में एक मिलेगा, टू क्रॉस फॉल्ट में दो फॉल्ट मिलेंगे और ऐसे जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, फॉल्ट नेटवर्क में क्या होगा, नंबर ऑफ फॉल्ट होंगे और हो सकता है डिफरेंट टाइप का ओरिएंटेशन उसमें देखने को मिले। फॉल्ट नेटवर्क समझ में आ गया। देखो किसी को कोई भी डाउट हो ना तो पूछ लो अभी, आगे चल के मैं तो बढ़ता रहूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इंट्रूजन, अब इंट्रूजन जहाँ पे बेसिकली आता है, कहीं वीक जोन होगा उसी के अलावा इंट्रूजन आएगा, इग्नेस इंट्रूजन, सिलिटाइट। ठीक है, दूसरा डी फीचर। फीचर का थोड़ा मैंने कल भी बताया था, बेसिकली फीचर तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा किसमें, इकोनॉमिक जियोलॉजी में जो हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट पढ़ते हैं, फिशर वेन। बेसिकली फिशर होते हैं ऐसे जोन जिसमें वाइड है और तो एक दूसरा मटेरियल आके उसमें इनफिल हो सकता है, वो होते हैं फिशर। वो फिशर डीप में बने हैं तो उसे डीप फिशर कहेंगे। ठीक है, और इंटरस्टेटल डिप ऑफसेट सेम एज द इंटरलेयर ऑफसेट, इसमें भी क्या होता है, जो फॉल्ट प्लेन होगा उसकी जो डिप है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस अलग अलग तरीके से चेंज हो सकती है। ये सारी चीजें तो बहुत डिटेल में अगर इंजीनियरिंग ज्योलॉजी लेंगे तो इसमें जो जियो इंजीनियर ऑब्जेक्ट हैं इनको एक एक करके बहुत डिटेल में। लिमिट क्लास, अब लिमिट क्लास बेसिकली उसमें क्या करता है, वेदरिंग लिमिट, किस रॉक की कितनी ज्यादा वेदरिंग होगी, जिस रॉक में वेदरिंग ज्यादा है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना इस बात को? अगर स्ट्रेंथ कम है तो ओवरबर्डन को बियर करने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। अब ओवरबर्डन का कल मैंने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया था, मेट्रोस बनी है उनमें जो पिलर्स हैं, तो तुम देख पा रहे हो कि पर्टिकुलर एक जगह पे ओवरबर्डन कितना ज्यादा होगा। एक पिलर हमने एक जगह बना दिया तो अगर वो कोई स्ट्रॉन्ग रॉक, ऐसी रॉक जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होगी, उससे नहीं कनेक्ट है, तो क्या करेगा वो पिलर, कोलैप्स कर जाएगा या धंस जाएगा, तो जिससे ऊपर का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा। तो इसे नींव कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास करके जब कोई ऐसे लार्ज स्केल का जियो इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो वेदरिंग लिमिट समझ में आ गया होगा। देन आता है रिलीफ लिमिट। रिलीफ लिमिट बेसिकली, रिलीफ ऐसी चीज जो सराउंडेड में क्या हो, थोड़ा सा अप्रेस्ड पार्ट हो या डिफरेंट टू अदर, जिसको हम आसानी से पहचान सकें। ठीक है, आई होप रिलीफ टर्म सबको क्लियर होगा, जितना ज्यादा तुम लोग माइक्रोस्कोप वगैरह देखते हो। कौन बताएगा रिलीफ? सर ये रिलीफ हम लोगों ने जब पिछले सेमेस्टर पढ़ रहे थे तो रिलीफ का मतलब बाउंड्री पढ़ा था ना सर, कि किसी की बाउंड्री बहुत स्ट्रॉन्ग वो डार्क होती है, वीक होती है।
रिलीफ का मतलब बाउंड्री होता है ना सर? तो बेसिकली रिलीफ क्या होता है, जो रिलीफ लिमिट, बेसिकली जो रिलीफ की बात की जाती है कि वो सराउंडिंग से हम कैसे उसे डिफरेंशिएट कर पाए। तो सही चीज है एक चीज कि हम उसको आउटलाइन को देख लें, ठीक है, या पर्टिकुलर उसमें कोई एक ऐसा फीचर हो जो सराउंडेड से अलग हो। समझ पा रहे हो इस चीज को? फॉर एग्जाम्पल जब तुम माइक्रोस्कोप देखते हो तो कुछ मिनरल जैसे डार्क कलर के, तो क्या होता है, हम हमेशा बोलते हैं उनकी रिलीफ ज्यादा कहते हैं ना। याद है या भूल गए हो? माइक्रोस्कोप जब देखते हो तो उसमें कोई भी जैसे सराउंडेड में लाइट कलर मिल जाए, बीच में कोई डार्क कलर है, तो हम हमेशा कहते हैं उसकी रिलीफ ज्यादा कहते थे। यस सर। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में जैसे मान लो तुम्हें बायोटाइट मिल जाए, तो बायोटाइट क्या है, वो ग्रीन कलर का मिनरल है, तो क्या होगा, उसकी रिलीफ ज्यादा होगी। तो दो चीजें, या तो हम आउटलाइन से देखें या उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक फीचर हो जो सराउंडेड से उसे अलग कर रहा हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई फीचर होगा तो हम बोलेंगे उसमें इंटेंस रिलीफ लिमिट। इट मीन्स हम उसे सराउंडेड से अलग देख सकते हैं कि हाँ ये हमारे काम का है। वीक रिलीफ लिमिट उसमें हम कहेंगे जैसे कि बाढ़ रखा हो, प्लस बाढ़ रखा हो, दोनों की रिलीफ क्या होती है, लो होती है। तो उनमें रिलीफ लिमिट लो होगी क्योंकि उनकी रिलीफ ही लो होगी। तो हम उन दोनों को आसानी से डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप रिलीफ समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली इसमें जितनी भी सर चीजें लिखी हैं तुम सब लोग पढ़ चुके होगे। बस दिक्कत क्या होती है कि एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट बोलते तुम फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ चुके होंगे, जैसे वेदरिंग है फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, रिलीफ सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो, और थर्ड ईयर में भी इसे मैंने पढ़ा है। ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर में तुमने ऑलरेडी भी वाटर टेबल पढ़ा होगा, तो जैसे थर्ड पेपर है तुम्हारा इन्वायरमेंटल वाला, है ना, इमोशंस एंड इन्वायरमेंट। ग्राउंड वाटर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीजन ये है, अगर ग्राउंड वाटर के नीचे हम कहीं खुदाई कर देते हैं तो क्या होता है, वाटर सीपेज होता है, और जहाँ पे वाटर सीपेज होता है वहाँ कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका समझो, जो लैंड स्लाइड होती है, ठीक है, लैंड स्लाइड जैसे आजकल देख लोगे हिमालयन रीजन में, खास करके बारिश के मौसम में ज्यादा होती है। बारिश के मौसम में क्यों? क्योंकि जब वाटर सीप करता है, वाटर आता है, तो वाटर के आने के साथ साथ उसके ऊपर जो मटेरियल है वो क्या होगा, उतना ज्यादा अटैच तो रह पाएगा नहीं नीचे से, तो क्या होगा, वाटर के साथ वो भी बहता चला आएगा। जैसे लैंडस्लाइड हो रही है, तो अगर मान लो हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो वाटर टेबल के बीच में आ रही है, तो उसके जो ऊपर या नीचे का मटेरियल है उतना ज्यादा मजबूत नहीं रहता। तो वाटर टेबल को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई हम वाटर टेबल मैपिंग उस एरिया की करते हैं, किस डेप्थ में वाटर टेबल है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा लिमिट क्लास। अब बात करते हैं मैनुअल ऑब्जेक्ट क्लास। मैनुअल ऑब्जेक्ट क्लास में क्या होता है, ड्रिल्स, एडिट, डैम। आई होप एडिट ये तुमको पता होगा, नहीं मैं अभी आगे डिस्कस भी कर दूंगा। ग्राउंड एक्सप्लोरेशन इंजीनियरिंग, देखो ग्राउंड एक्सप्लोरेशन इंजीनियरिंग में क्या आता है, माइनिंग भी आ रही है प्लस टनल भी आ रहा है, समझ रहे हो। जैसे कि सिंपल यहाँ मेट्रो की बात करो, तो अगर तुम लोग सीधे चारबाग मेट्रो स्टेशन से कभी हजरतगंज साइड जाओ, तो क्या बेसिकली वो एक टनल बनी हुई है, अंडरग्राउंड मेट्रो, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन। अच्छा, अच्छी बात यहाँ पे ये है कि सॉइल है यहाँ, तो कटिंग करना आसान है। मान लो रॉक होती, टफ होता तो उसका अलग मेथड होता है कटिंग करने का। और सिंपल अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग वो सिंपल उसी में आ गया, ग्राउंड एक्सप्लोरेशन। और ग्राउंड एक्सप्लोरेशन में दोनों बेसिकली आ गया, सरफेस और सब सरफेस दोनों। अंडरग्राउंड में स्पेशली फॉर सब। समझ में आया यहाँ तक? सर हाँ बताओ। सर जब हम लोग इस टॉपिक में बात कर रहे हैं रिलीफ की, तो वो मतलब हाइट के बेसिस पे होनी चाहिए ना, कि कौन कुछ कुछ जगहों पे हाइट जो होती है सरफेस की वो ज़्यादा होती है लैंड की, अप्रोक्सीमेटली दूसरे से अगर कंपेयर देखो करते हैं तो। देखो देखो बेसिकली जो रिलीफ टर्म होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि डिफरेंशिएट टू सराउंडिंग। तो तुम कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, हाँ ठीक है, हाइट उसका एक पैरामीटर हो सकता है, उसका एक पैरामीटर कलर हो सकता है, उसका एक पैरामीटर, अलग अलग पैरामीटर्स है रिलीफ।
ठीक है। हाइट उसमें वन ऑफ द उनमें से एक पैरामीटर है। ठीक है। तो रिलीफ, क्योंकि तुम लोग मिनरोलॉजी में रिलीफ पढ़ चुके हो, तो उससे मुझे कोरिलेट करके बताना थोड़ा सा आसान ज्यादा था। ठीक है। तो बेसिकली रिलीफ लिमिट क्या, कि हम सराउंडेड से उसको डिफरेंशिएट कर लें। ठीक है। कि हाँ भाई, इसके अगल बगल का ये अलग चीज है। वो अलग क्यों अलग है, वो डिपेंड करता है हम किस चीज को वहां के आसपास देख रहे हैं। हाइट हो ठीक सकती है, या जब हम लोग हाई सर्विंग रिलीफ और कर। लो रिलीफ जैसे होता है उसी तरीके का है ना ये, लेकिन हम लोग जब इंजीनियरिंग जियोलॉजी की बात करें तो ऑन सरफेस बात करेंगे ना, मतलब जब बिल्कुल माइक्रोस्कोप में चीज देख रहे हैं तो। नहीं, बिल्कुल तुम ऑन सरफेस बात करोगे तो जो ऑन देखो, हाइट के बेसिस पे भी कर सकते हैं, वेजिटेशन के बेसिस पे भी कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जहाँ पे हमेशा एक जैसा वेजिटेशन नहीं होगा, तो कहीं पे जो एक पर्टिकुलर वेजिटेशन है वो कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। तो उसकी वजह से भी हम कहें हाँ, यहाँ के रिलीफ अलग है। देखो, ज्यादातर यूज हाइट का कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हमेशा हाइट का यूज करेंगे थोड़ा सा सही नहीं होगा। इन केस ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी ऑल्सो। ठीक है। बेसिकली रिलीफ मीन्स क्या है, डिफरेंशिएट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग से अलग। हाइट कोई पर्टिकुलर कोई एक फीचर हो सकता है। ठीक है। ओके सर। आगे और किसी कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली तुम्हें एक चीज पता चल गई होगी कि जियो इंजीनियर स्ट्रक्चर में बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे जो प्योरली मैन मेड होंगे, इनमें कोई भी नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं आने वाले। ठीक है। चाहे वो डैम हो, टनल हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो पहली चीज, ऐसे स्ट्रक्चर जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के बने होंगे, पहली। दूसरा कौन होगा, अर्थ मटेरियल से सोर्स होगा उनका। ठीक है। मतलब जो भी चीज होगी वो अर्थ से ही निकाली गई होगी और कहीं बनाई गई होगी। और पर्पस क्या होता है, डिफरेंट टाइप का पर्पस है उसका। ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं, या कोई इकोनॉमिक पर्पस हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल माइनिंग कर सकते हैं। ठीक है। या ड्रेनेज सिस्टम के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग पर्पस हो सकते हैं जीएनजी में। अब बात करते हैं बेसिकली डैम। डैम है क्या, सिंपल सा जो बेसिकली डैम क्या है, एक हाइड्रो, जैसे मान लो ये कोई रिवर है। ठीक है। क्योंकि इसमें अभी आएगा एक अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। जैसे रिवर मान लो ये इस साइड मूव कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम, और इस साइड को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। याद रहेगा, जिस साइड रिवर का मोशन हो रहा है, जिस साइड पानी बह के जा रहा है, वो उधर वाली साइड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम, और उससे ऊपर हो जाएगी अप स्ट्रीम। तो ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं। बेसिकली क्या होता है, डैम स्ट्रक्चर बना दिया जो यहाँ के पानी को रोक लेगा। ठीक है। अलग उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, ऐसे ही बीच में हर जगह नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती है बनने की। ये पानी को यहाँ पे रोक लेगा, और इसको वो मतलब मेजरमेंट करके कि इस अमाउंट का हम पानी छोड़ेंगे, ये करेंगे, उस हिसाब से इसको करते हैं। क्या इधर इधर से आ रही है। ठीक है। तो रिवर का पानी आया, रिजर्वायर में रुका हुआ है, फिर इस डैम से टाइम टू टाइम छोड़ा जा रहा है। डैम बनने के रीजन क्या हो सकते हैं, जो ये रिजर्वायर है उससे हम काफी सारे कैनाल्स निकाल सकते हैं, नहरें निकाल सकते हैं। जो ऐसे एरिया जहाँ पे पानी नहीं है, वहां पे हम वाटर सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या रीजन हो सकता है, इसके नीचे हम टरबाइन स्टैंड लगा करके हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक जनरेशन का काम करेगा। ठीक है। तो टरबाइन बेसिकली क्या होता है, वो जैसे ही पानी पड़ेगा तो टरबाइन में जो फैन होता है, पानी पड़ने से वो घूमेगा। वो घूमता है तो डायनामो इफेक्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। तो वो काम भी यहाँ से कर सकते हैं। तो बेसिकली मेन दो रीजन हो गए, एक तो कैनाल्स बनाना, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन सबका बनाना। डैम बेसिकली है क्या, इट इज अ hydraulic structure of fairly material built across a river to create a reservoir on its upstream side.
एक बात याद रखना, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि डैम का रिजर्वायर किस साइड होता है, अप स्ट्रीम साइड होगा या डाउन स्ट्रीम साइड होगा। तो रिजर्वायर हमेशा अप स्ट्रीम साइड होगा। ये रिजर्वायर है, इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन अप स्ट्रीम, हमेशा याद रखना है। ठीक है, फॉर इम्पाउंडिंग वाटर फॉर वेरियस पर्पज, डैम एंड द रिजर्वायर कम्पीट विद ईच अदर। अब देखो, रिजर्वायर टर्म तुमने दो जगह सुना होगा, एक पेट्रोलियम में सुना होगा। तो बेसिकली रिजर्वायर का काम क्या होता है, टू होल्ड द फ्यूल। ठीक है, पेट्रोलियम में क्या करता है, पेट्रोल को होल्ड करके रखते हुए। यहाँ पे रिजर्वायर क्या करता है, पेट्रोलियम वाला क्या है, नेचुरल है, बट यहाँ क्या है, ये रिजर्वायर आर्टिफिशियल है। ये क्या कर रहा है, रिजर्वायर वाटर को होल्ड कर रहा है। किस साइड बना होगा, आप स्ट्रीम के साइड। क्वेश्चन याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए कि डैम में रिजर्वायर किस साइड, और इसके डिफरेंट टाइप के जो हैं क्वेश्चन वो भी देख लो। ये वर्ण जो है, सॉरी वेर जो है, ये टर्म वेर और अ डैम, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है वो तुम्हारे लिए भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है उसे ध्यान से देखना। पहली चीज, ये हमेशा अक्रॉस अ रिवर बनेगा, जिससे रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इसका पर्पस हो सकता है वाटर को डाइवर्ट करना, होल्ड करना, और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को जनरेट करना। देयर इज नो रिजर्वायर ऑन अपस्ट्रीम और अवेयर। ये अलग चीज है, बेसिकली ये अलग अलग करता है वेयर और डैम को। बेसिकली डैम हम उसी को कहेंगे जिसमें एक रिजर्वायर हो और एक पर्टिकुलर डैम हो। पर्टिकुलर कंप्लीट डैम उसी को बोलते हैं। डैम में कि वाटर को रोकने के लिए एक ऑब्स्टिकल हो, और उसको वाटर होल्ड करने के लिए एक पर्टिकुलर हमारे पास जगह हो, जिसे हम रिजर्वायर कहते हैं। अब डैम के अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं। ठीक है, यूटिलिटी के बेसिस पे। अब स्टोरेज डैम ये सब वहां पे बनाएंगे जहाँ पे वाटर की क्राइसिस। ठीक है, माउंटेनियस रीजन में क्या होता है, पानी ऊपर से नीचे आते हुए बहते हुए चला गया, तो ऊपर वाले रीजन में हो सकता है पानी की क्राइसिस हो जाए। ठीक है, काफी ऐसे जगह हैं नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टोरेज डैम का इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग डैम हैं। तुम लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डैम है वो ये स्ट्रक्चर एक्शन डैम, इससे तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है। ग्रेविटी डैम, अर्थ डैम, रॉकफिल डैम, आर्क डैम। ये चार नाम याद रखो। ये नाम इधर के याद होना हो कोई बड़ी बात नहीं, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। और तुम्हारे में सिर्फ एज अ इंट्रोडक्शन है। तो एक होमवर्क एक चीज कर सकते हो, सिर्फ गूगल पे ये डालना कि ग्रेविटी डैम का इंडियन एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम्पल, अर्थ डैम का इंडियन एग्जाम्पल क्या है, रॉकफिल डैम का, आर्क डैम का। ठीक है, इंडियन एग्जाम्पल इसके तुम देख सकते हो। अब जैसे ये क्या है, देखो ये वाटर करंट क्या बता रहा है कि इस साइड से पानी इधर आ रहा है, तो ये आर्क डैम है। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वाटर प्रेशर यहाँ आएगा, कुछ प्रेशर इस साइड चला जाएगा, कुछ प्रेशर इधर आ जाएगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, आर्क डैम। इसको बनाने की अलग कंडीशंस होती है, जब नैरो वैली हो, सारी चीजें सब बनाते हैं। बटरस डैम, इंडिया में बटरस डैम थोड़ा सा कम बनाया जाता है, अलग रीजन में। ग्रेविटी डैम बहुत है, बहुत ज्यादा। एक केरला में इडुक्की डैम है, आर डैम का एग्जाम्पल है। ग्रेविटी डैम तुम्हारे टिहरी डैम। ठीक है, बहुत सारे डैम हैं। तो उन डैम के बारे में तुम थोड़ा सा देख सकते हो। ये मैंने एक ओवरव्यू मैंने दे दिया, बस याद क्या रखना है, ये कहाँ बनता है, अक्रॉस रिवर बनेगा। दूसरी चीज, इसमें जो रिजर्वायर होगा वो हमेशा अप स्ट्रीम साइड रहेगा, और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बताऊँ। अब एक्सकवेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब एक्सकवेशन में दिख रहा है तुम लोगों को, प्रॉपर वे में स्लाइड शो हो रही है। यस सर।
तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बहुत अच्छा डायग्राम है, और कोशिश करो इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो। इसमें इंक्लाइंड क्या होता है, एडिट क्या होता है, टनल क्या होता है, शाफ्ट क्या होता है, ये तो तुम इंजीनियरिंग के सॉरी अंडरग्राउंड माइनिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है। बट जब एक्टिवेशन की बात करते हैं, जब हम टनल्स की बात करेंगे, तो वो सारी चीजें मुझे यहाँ बताना, एक डेफिनेशन में एक दे देता हूँ कि बाकी अब जैसे इस डायग्राम से हर चीज तुम्हें क्लियर हो जाएगी। एडिट क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल पासवे होगा, लेकिन एक साइड से बंद होगा, एक साइड ओपन होगा। टनल क्या है, ये भी हॉरिजॉन्टल पासवे है, ये क्या है, दोनों साइड से ओपन है। इंक्लाइंड में क्या है, एक साइड से ओपन होगा और इंक्लाइंड रहेगा। शाफ्ट क्या है, इसको हम वर्टिकल शाफ्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल होगा, स्टोरेज अंडरग्राउंड स्टोरेज का काम करेगा। तो ये अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है, जो चीज अभी बताई है सिर्फ वही डेफिनेशन है, कुछ अलग नहीं है। बस ये चीज याद रखना कि टनल दोनों साइड ओपन रहेगा, और एडिट क्या होता है, एक साइड ओपन रहेगा। इसमें किसी को ऐसे डाउट होने नहीं चाहिए, हो तो पूछ। ये कुछ इमेजेस दिख रही है सबको, ये इमेज देख पा रहे हो, ये वाली इमेज दिख रही यस सर। है। अब इस इमेज को अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे तो ऊपर वाली साइड ये अप स्ट्रीम, इस साइड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और ये तुम्हें एक आर्क डैम टाइप दिखेगा, मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आर्क जैसा भी देखा था वैसा ही है। और ये इसका एक रिजर्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वाटर आ रहा है और इस साइड जा रहा है, ये एक इमेज देख सकते हो। ये जो रिजर्वायर है ये बहुत लार्ज स्केल के इस साइड रिजर्वायर होगा। रिजर्वायर हमेशा कहाँ किस साइड होगा, अप स्ट्रीम साइड, पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये है एक ओवरफ्लो डैम का एक। देखो इस पे तुम ध्यान से देखो, ऊपर से पानी फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें ऊपर से नहीं फ्लो हो रहा है, पानी बीच से फ्लो हो रहा है। ये ओवरफ्लो डैम नहीं है, अंडरफ्लो डैम। ये सारे बहुत सारी इमेज में दिख जाएंगी, तो एक तुम्हें रफ आइडिया हो जाएगा। ये देखो कितना बड़ा एक रिजर्वायर है, इस साइड से वाटर इस साइड आ रहा है, तो अप स्ट्रीम इस साइड होगी, डाउन स्ट्रीम इस साइड होगी। एक ये इमेज देख सकते हो उसी के सामने। ठीक है, एक तो इससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक थोड़ा सा एनिमेशन टाइप का है, इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टनल कहाँ है, एडिट क्या है, शाफ्ट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोशिश करना इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, और इसे याद रखना, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। डेफिनेशन क्लियर हो गई तो टाइप्स की बात कर लेते हैं। जो टनल का क्लासिफिकेशन है वो 3 वे में किया गया है। एक तो साइज के बेसिस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। शेप की मैं थोड़ा डिटेल में बात कर लूंगा। साइज क्या है, बेसिकली 9 मीटर या 9, देखो ये चौड़ाई की बात की गई थी, ये वाली 9 मीटर हो, 6 to 9 मीटर हो, ये सारी। यूज क्या है, ट्रांसपोर्ट टनल हो सकती है, टनल फॉर माइनिंग पर्पज हो सकती है, स्टोरेज टनल हो सकती है। स्टोरेज टनल का यूज हम लोग करते हैं बेसिकली जब रेडियो एक्टिव डंप करना हो, रेडियो एक्टिव मटेरियल हो जो उससे वेस्ट निकल रहा हो, उसे जब डंप करना हो तो हम स्टोरेज टनल इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, और वाटर कंडक्टर, मतलब वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, या ट्रेवल फॉर लिविंग इंटरटेन पर्पज। ये इंडिया में शायद बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते, फॉरेन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। लोग टनल में, जैसे काफ़ी सारे होटल्स टनल में हैं तो वहाँ पे है, या अंडरग्राउंड टनल कुछ बनी हुई है सराउंडेड बाई वाटर, वहाँ पे वो सारी टनल। ठीक है, शेप की बेसिस पे क्या है ये तुम देख पा रहे होगे। ये रेक्टेंगुलर टनल बहुत बहुत कम बनाई जाती है, क्योंकि इसमें प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा नहीं होता, कोलैप्स करने के चांसेस सबसे हाई होते हैं। इन सब में क्या है कि जो ये प्रेशर ऊपर का पड़ेगा ना, वो इस साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस साइड और इस साइड। जब ये डिस्ट्रीब्यूट ऐसे हो जाएगा तो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है, इसमें क्या है, इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जो ओवरबर्डन है।
इसके कोलैप्स करने के चांस बहुत होते हैं। दैट्स व्हाई रेक्टेंगुलर टनल का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं। सर्कुलर टनल, जब बेसिकली जो वाटर कैनाल्स होती हैं अंडरग्राउंड वाटर, वो हम सर्कुलर टनल के थ्रू ले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं हॉर्स शू टनल का ट्रांसपोर्ट पर्पज से। ये हॉर्स शू टनल, टी शेप टनल और हॉर्स शू टनल में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। टी शेप में देख रहे होगे नीचे आके ये क्या हो गया, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है। हॉर्स शू में थोड़ा सा कर्व है। डिफरेंस देख पा रहे हो इसमें? ठीक है, तो ये टनल के कुछ शेप थे, तो याद रखना है इनको। हम बेसिकली यूज के पर्पज से डिफरेंट टाइप के टनल, ठीक है, जो भी मैंने बनाया भी था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। इम्पोर्टेंट बस एक चीज याद रखना कि स्टोरेज टनल जो है ना वो न्यूक्लियर वेस्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट। तो ठीक है, बाकी नॉर्मल है जानते हो। अब बात करते हैं हाईवे की। देखो एक रफ आइडिया तुम्हें डैम का हो गया, एक रफ आइडिया टनल का हो गया। हाईवे बेसिकली क्या है, दो चीजें बनते हैं। हाईवे जो प्लेनर रीजन में बनाए जाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से होगा, ठीक है। उसका जो जियोलॉजिकल मैपिंग होती है, जियोलॉजिकल कंफिग्रेशन जो उसके होते हैं बहुत अलग होता है। और जो माउंटेनियस रीजन में हाईवे बनाए जाते हैं वो बहुत अलग होता है। अच्छा, कितने लोग माउंटेनियस रीजन पे गए हो? जी सर। गए हो तो अच्छा, वहाँ के हाईवे और पर्टिकुलर प्लेनर हाईवे में डिफरेंस क्या है? सर काफ़ी ज़्यादा टर्न्स होते हैं सर इसमें। काफी टर्न होते हैं। रीजन क्या होगा टर्न का? सर क्योंकि सर स्ट्रेट रोड है नहीं सर, प्लेन्स है नहीं वहाँ पे, माउंटेन्स कट करके बने हैं सर। माउंटेन कट करके बनाया था। और ज्यादातर होता क्या है, वो हाईवे जो होते हैं एक माउंटेन को पर्टिकुलर दूसरे माउंटेन से या एक हिल को दूसरे हिल से ज्वाइन करते हुए बनाए जाते हैं। तो एक मैं रफली अगर डायग्राम बनाना चाहूँ, जैसे मान लो एक हिल ये है और इसी से लगी एक दूसरी हिल ये है। तो पर्टिकुलर इसके जो हाईवे बनाए जाएंगे कट कर करके, अगर मान लो इस टॉप में कोई एक हिल स्टेशन है, ज्यादातर हिल स्टेशन अक्सर टॉप में होते हैं, मसूरी मान लो या कोई भी एक हिल स्टेशन मान लो, शिमला मान लो, टॉप में इसके हिल स्टेशन में जो हाईवे होगा कट कर करके इसको बिल्कुल चारों ओर से ऐसे घेरा जाएगा। ये उस साइड से आ रहा होगा, फिर ये ऐसा जा रहा होगा, फिर ये उस साइड से जाएगा। समझ पा रहे हो? दैट्स वाई ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर भी बढ़ते जा रहे हैं और टर्न, इसी वजह से टर्न बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ इस टाइप से वहाँ पे हाईवे बनता है। समझ में आ रहा है या नहीं? दूसरे कलर से कर लेता हूँ। ये हाईवे बनने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, तो थोड़ा समझो इस चीज़ को। जैसे ये जाएगा, ये जो मैं ये बना रहा हूँ ये उसके पीछे, मैं इस साइड से नहीं दिख रहा होगा, ये जा रहा, फिर ये फिर ऐसे जाएगा, फिर ये इस साइड से आया, फिर ऐसे गया। तो इस टाइप से कुछ इसमें माउंटेन में रोड्स बनती हैं। दैट्स का तुम्हें लॉट ऑफ टर्न्स देखने को मिलेगा। तो ड्राइविंग प्लेनर रीजन पे आसान होगी या माउंटेनियस रीजन? ऑब्वियस सी बात है कि प्लेनर रीजन में आसान है, क्योंकि जब माउंटेन हम कट करेंगे तो एक साइड तो चलो वैली है, साई, जहाँ पे रोड में ट्रेवल करना थोड़ा सा रिस्की भी है, टफ। और एक और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो माउंटेनियस रीजन में हाईवे होते हैं अक्सर लैंडस्लाइड की वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं। आजकल तुम अक्सर ये न्यूज़ सुनते आ रहे हो। अभी तो खैर बंद है, नहीं तो जैसे पहले कोविड की वजह से उत्तराखंड सरकार ने बंद कर दिया। तो जैसे 4 धाम की यात्रा है, जब गर्मी के टाइम में, ये जून उनका टाइम होता है, यही जून जुलाई वगैरह, यही टाइम वहाँ के रहने सीजन का होता है। तो अप्रैल मई सबसे सही टाइम होता है वहाँ जाने का, बारिश होने के चांसेस कम होते हैं। बट एक बार बारिश शुरू हो गई तो रीजन क्या होता है, लैंडस्लाइड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर लैंडस्लाइड हो जाएगी तो हाईवे ब्लॉक हो जाते हैं। हाईवे ब्लॉक हो जाएंगे तो लोग फंस सकते हैं, या हो सकता है कि गाड़ी जा रही है उसी के ऊपर एक पत्थर आ जाए। ऐसी भी कंडीशन होती है। माउंटेनियस रीजन में हाईवे प्लानिंग इज इंटायरली डिफरेंट
देन द प्लेनर रीजन माउंटेन, प्लेनर रीजन हाईवे प्लानिंग। बेसिकली हाईवे करता क्या है, अ लोकेशन ऑफ हाईवे एंड अदर रूटवेज इज इन्फ्लुएंस्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस बाय टोपोग्राफी, कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, माउंटेनियस रीजन है या प्लेट्यू का रीजन है या प्लेनर रीजन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज की वहाँ की व्हाट इज टोपोग्राफी ऑफ द एरिया जहाँ पे हमें हाईवे बनाना है। दूसरा क्या होता है, जो हाईवे जा रहा है तो एक हाईवे सिंपल सा सरफेस पे बनेगा, कुछ हाईवे होते हैं जो काफी सारे टनल से कनेक्ट होकर के बनते हैं, काफी सारा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलप्ड सिटी हैं वहाँ तुम्हें अक्सर ऐसे हाईवे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उनका अलग तरीके से बनाते हैं। और तीसरा, एज हाईवे एज अ लीनियर स्ट्रक्चर दे ऑफटेन traverse a wide variety of ground conditions along their length। बस इम्पोर्टेंट चीज क्या है हाईवे में, कि हाईवे requires the excavation of soil, rock and stable foundation on highway as well as construction material। तो पहली चीज, हाईवे कभी बनाते हैं तो तुमने ध्यान दिया होगा पहले वहां की जमीन बिल्कुल साफ कर देते हैं। ठीक है, फिर हाईवे बनाने, जहाँ पे हाईवे का अलग अलग तुमने देखा होगा बेसिकली दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक तो सिंपल जो गिट्टी होती है, ठीक है, गिट्टी बेसिकली क्या है, जो माउंटेन है उसकी जो रॉक के स्मॉल स्मॉल पीसेस तो फिश के पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो हाईवे बनाने में उसके साइज का रेशियो भी हमें बड़ा अच्छे से ध्यान रखना होगा। रोड बनते देखा होगा, अक्सर क्रीम कलर की गिट्टी थोड़ा सा बड़े साइज के नीचे डालते हैं, उसके ऊपर छोटे साइज की गिट्टी डालते हैं। ध्यान दिया है इस चीज का। सिंपल ऐसे जो नॉर्मल रोड बनती है उनमें भी यही होता है। और फिर उसको बाइंड किससे करते हैं, चारकोल। चारकोल क्या है, इट इज एंड्योर प्रोडक्ट ऑफ अ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से जो चारकोल बना उससे क्या करते हैं बेसिकली डामर, तो मिट्टी में गिट्टी मिला करके वो बाइंडिंग का काम। बट आजकल थोड़ा सा ये पुराना मेथड था, अब कुछ अलग मेथड आ गए हैं। और अब हाईवे ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन और उस लोकेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, कि अगर जैसे वहाँ पे मान लो पानी कम है, ऐसे हाईवे हैं जिनमें वाटर अंदर जाके परकुलेट करके मतलब परकुलेट करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, ऊपर ऐसे बसता है। तो उसके अलग अलग मेथड। तो एक रफ आइडिया तुम्हें हो गया होगा कि हाईवे क्या है, रीजन वाइज हाईवे अलग अलग होगा। प्लेनर रीजन का हाईवे बहुत इजी सिंपल वे का होगा, बट माउंटेनियस रीजन में हमें बहुत ध्यान देना होता है हाईवे का, किस साइड हम रॉक को कट कर रहे हैं, कहाँ पे बेडिंग का बेड की टिपिंग डायरेक्शन है, वो सारी चीजें बहुत डिटेल में देखना होता है। इंजीनियरिंग जियोलॉजी में ये सारी चीजें लोग देखोगे। अब तो आज एक रफ आइडिया हो गया होगा टैन टनल हाईवे। माइंड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यही कुछ जियो इंजीनियर स्ट्रक्चर थे जो तुम्हारे में पूछे जाएंगे। ठीक है।